हाइपर कंजुगेशन का ये थर्ड लेक्चर है और आज ये कंप्लीट भी होने वाला है। तो आप देखेंगे इन केस ऑफ कार्बोकेटायन हो गया था, अल्कीन हो गया था, अल्काइन हो गया। इन केस ऑफ फ्री रेडिकल आज इसका प्रॉब्लम भी देखेंगे और थोड़ा सा ये बचा हुआ थ्योरी ये भी देखेंगे। इन केस ऑफ फ्री रेडिकल याद होगा हाइपर कंजुगेशन को डिफाइन किए थे, द प्रोसेस बाय विच डिलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन। अगर अल्कीन का केस हम लोग देखते हैं तो थोड़ा सा प्रीवियस रिवीजन कर देते हैं आपको। CH3 यहाँ पे CH ज्यादा समय नहीं लेंगे, CH2 जो हाइड्रोजन था बताए थे आपको, ये द प्रोसेस बाय विच डिलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन through sigma pi conjugation by the process, that process is known as hyperconjugation। इस प्रोसेस के द्वारा ये सिग्मा हाइड्रोजन ये जो देख रहे हैं आपको शिफ्ट होता है और देखते हैं हम लोग कितना इसमें हाइड्रोजन है। जैसे 3 शिफ्ट हो सकता है सिग्मा पाई कंजुगेशन से, तो हम लोग बोलते हैं इसका हाइपर कंजुगेट H एटम कितना है, तो 3 है। आज केस है फ्री रेडिकल। इसमें हम लोग अल्कीन का केस देखे थे। अल्कीन के केस के लिए कंडीशन क्या था, एटलीस्ट अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन होना चाहिए 1, कम से कम एक हाइड्रोजन एटम अल्फा कार्बन पे होना चाहिए, एटलीस्ट 1 हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट ऑन अल्फा कार्बन एटम। जो एडजेसेंट कार्बन एटम होता है उसी को अल्फा बोलते हैं, और यहाँ कम से कम एक हाइड्रोजन प्रेजेंस होना चाहिए। तो ये कंडीशन था हम लोग का। तो आज जो केस है इन केस ऑफ फ्री रेडिकल, इससे पहले ये डबल बॉन्ड वाला कंसेप्ट अल्कीन के लिए, अल्काइन के लिए, कार्बोकेटाइन के लिए ऑलरेडी पहले कर दिया। क्लियर? आज मैंने बताया थोड़ा सा ये बचा हुआ, थोड़ा ही थ्योरी है, ज्यादातर प्रॉब्लम है। आज ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, तो थोड़ा ध्यान से देखना। फ्री रेडिकल का रेजोनेंस भी हम लोग इसमें देखें। तो पहला तो ऐसा लिख रहे हैं यहाँ पे CH3 और यहाँ पे CH, यहाँ देखिए ऐसा, और लिख रहे हैं क्या CH2 डबल बॉन्ड। दूसरा लिख रहे हैं क्या CH3 या CH2, और फिर यहाँ CH2 देखिए इस तरह से डबल बॉन्ड को हटा करके यहाँ पे फ्री रेडिकल और यहाँ फ्री रेडिकल। एक हम लोग ऐसा लिखते हैं CH3 और CH, फिर यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड यहाँ पे CH2 और यहाँ से इस तरह से CH2 और यहाँ पे फ्री रेडिकल। क्या नेम होगा, याद होगा। एक और लिखते हैं ऐसा, इस तरह से था, यहाँ छोड़ करके यहाँ ऐसा, और यहाँ पे फ्री रेडिकल, फिनाइल फ्री रेडिकल इसे कहते हैं। फ्री रेडिकल का मीनिंग ऐसा था, जो एक्चुअली क्या होता है, ऑड इलेक्ट्रॉन इस तरह से हम लोग रखते हैं। जब आप चार्ज का बात करते हैं, जैसे ऐसे लिखते हो CH2 और डबल बॉन्ड CH2, ये बॉन्ड ऐसे शिफ्ट करते हैं, तो यहाँ क्या होता है नेगेटिव और यहाँ क्या होता है पॉजिटिव। इसका मीनिंग ये होता है, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होता है।
ये जो आप ऐसे शिफ्ट किए तो दोनों इलेक्ट्रॉन इस पे आ गए, इसे चार्ज कहते हैं। ये बना कैसा, तो CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है। लेकिन अगर ऐसा हो CH2 और डबल बॉन्ड CH2 और एक ये जो इलेक्ट्रॉन देख रहे हो 2 इलेक्ट्रॉन, एक आपको ऐसा शिफ्ट हो जाए और एक आपको ऐसा शिफ्ट हो, तो फिर कैसा बनेगा, ये ऐसा बनेगा CH2, यहाँ पे देखो एक ऑड इलेक्ट्रॉन, फिर एक सिंगल बॉन्ड और यहाँ पे फिर क्या CH2, यहाँ देखिए ऑड इलेक्ट्रॉन। इसे फ्री रेडिकल कहा जाता है। 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व था बॉन्ड में, एक आपको इस पे शिफ्ट हुआ और एक आपको इस पे शिफ्ट ऑलरेडी चला जाता है। जब फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है तो कहीं से जो बॉन्ड ऐसे शिफ्ट होता है तो ऑड इलेक्ट्रॉन आया, एक इलेक्ट्रॉन आया, एन इलेक्ट्रॉन आया, तो दूसरे कार्बन पे ऑलरेडी आपको एक इलेक्ट्रॉन आ जाए, वहां बचता ही 2 इलेक्ट्रॉन का। आप जानते होंगे बॉन्ड जो बनता है तो 2 का इन्वॉल्वमेंट होता है, एक इस कार्बन का, एक इस कार्बन, तो इसका ऑड इलेक्ट्रॉन एन इलेक्ट्रॉन इस पे आ जाता है, इसका इस पे आ जाता है। लेकिन चार्ज में ऐसा नहीं होता है। चार्ज में क्या होता है, जब इसे आप शिफ्ट करते हैं तो दोनों इलेक्ट्रॉन इस पे आ जाता है, एक नेगेटिव पे 2 इलेक्ट्रॉन होता है। जहां भी नेगेटिव लिख रहे हैं थोड़ा देखो तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, और जहां पॉजिटिव लिख रहे हैं, ये जो पॉजिटिव लिख रहे हैं यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, यानी ये पाई का जो इसका जो इलेक्ट्रॉन था दोनों इलेक्ट्रॉन इस पे आ गए। क्लियर। और यहाँ डिफिशियंसी हुआ इसके लिए पॉजिटिव चार्ज। हमेशा बोलते हैं पॉजिटिव में कुछ नहीं होता है, वो हमेशा फुटप्रिंट देता है, वो बताता है कि चार्ज आपको इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में गया। तो आज का जो कंसेप्ट फ्री रेडिकल है, तो फ्री रेडिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन माना जाता है, क्योंकि जो यूनिवर्स का मैकेनिज्म है, जैसे खास करके आप बोलो फोटोसिंथेसिस, ये आपको कोऑर्डिनेट होता है, उसका जो मैकेनिज्म है उसका जब स्टडी करोगे तो पता चलता है ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है। फोटोसिंथेसिस जो प्लांट के द्वारा होता है, जो प्रोसेस यूनिवर्स का सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, स्विच ऑन प्रोसेस हम लोग कहते हैं। एक बार गॉड के द्वारा ऑन किया गया तो आज तक चलते जा रहा है, जिस दिन बंद कर दिया जाएगा तो बंद हो जाएगा सब। तो फोटोसिंथेसिस यूनिवर्स का फर्स्ट आपको सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, और वो मैकेनिज्म आपको फ्री रेडिकल के द्वारा होता है। तो फ्री रेडिकल जनरेट कैसे होता है, एक सिंपल वे बताया, आप आगे भी बताएंगे आपको, हेट्रोलाइटिक और होमोलाइटिक डिवीजन। तो आप देखो ना, अगर यहाँ पे थोड़ा सा बात करो तो ये जो शिफ्टिंग हुआ तो हेट्रोलाइटिक डिवीजन है, पूरा का पूरा दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ से उठ करके यहाँ आए। इसीलिए ये जो एक इलेक्ट्रॉन इसका था जो आपको बॉन्ड बनाने में यूज होता था, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आया, क्योंकि यहाँ डिफिशियंसी हो, दोनों इलेक्ट्रॉन आपको कहाँ चला गया, इसका दोनों इलेक्ट्रॉन इस पे चला गया। इसे चार्ज कहते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। कोई भी स्पीसीज होल्ड आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। चार्ज डेवलप करना ये हेट्रोलाइटिक डिवीजन हुआ, यानी पूरा का पूरा चला गया उसके तरफ। लेकिन इसमें ऐसा नहीं हुआ है, यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिए, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है, एक कार्बन का है एक इस कार्बन का है, तो एक इससे इस पे चला गया। दोनों का शिफ्टिंग का तरीका देखिए, दोनों तरफ लिखा जाता है, इसको ऐसे करके लिखा जाता है और इसको भी आपको ऐसे करके लिखा जाता है। तो जब ये ऐसे आया तो इस पे देखिए ये ऑड इलेक्ट्रॉन, इस पे भी ऑड इलेक्ट्रॉन, ऐसे करके हम लोग लिख देते हैं। क्लियर, इसमें चार्ज नहीं देखते हैं। इसीलिए इस स्पेसीज को जो देखिएगा ये फ्री रेडिकल हुआ, ये फ्री रेडिकल। इसमें कभी भी देखिएगा चार्ज नहीं होता है, ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, क्योंकि इसका खुद अपना इलेक्ट्रॉन था वही आ गया, इस पे भी खुद अपना इलेक्ट्रॉन था वही आ गया। वर्ड हम लोग यूज करते हैं फ्री रेडिकल। इसे लिखते हैं, देखिए CH3 CH2, ये जो लिखे हैं यहाँ, इसका नाम है 2 कार्बन है, इथाइल फ्री रेडिकल। और ये जो लिख रहे हैं CH3 CH2 CH2, तो 1 2 3 है, तो प्रोपाइल फ्री रेडिकल। यहाँ एक वर्ड और है, देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड है और यहाँ रखें, ऐसे को पलट करके हम लोग ऐसे करके भी लिख सकते हैं CH2, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक ही बात हुआ। जैसे ऐसे लिखे CH2 डबल बॉन्ड CH और फिर यहाँ CH2 एक तरफ कर दिए, फ्री रेडिकल, एक ही बात हुआ। इसे हम लोग कहते हैं एलाइल और इसे कहते हैं फिनाइल। इतना का इसमें इंटरेक्शन है, इतना हम लोग मॉलिक्यूल्स को देखना रहता है, इसीलिए ये सबका नेम लिखना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। बहुत सिंपल है, 2 कार्बन है इथाइल फ्री रेडिकल और 1 2 3 है तो प्रोपाइल। और यहाँ देखिए 1 2 3 है, तो इसमें इसका नेमिंग याद करो, हमेशा लिखते हैं एलाइल, एलाइल ही लिखा जाता है, तो आप भी वही लिखिएगा। ठीक है, ये प्रोपीन है तो प्रोपीन नहीं लिख करके इसका एलाइल लिखा जाता है, इसका भी फिनाइल लिखा जाता है। तो कैसे जनरेट हुआ, जब आपको कोई पूछा जाए या आप उस कहीं दिमाग लगाएंगे जो फ्री रेडिकल होता क्या है, तो समझ में ये आना चाहिए फ्री रेडिकल एक्चुअली क्या है, होमोलाइटिक डिवीजन के द्वारा। ये देखो ना, होमोलाइटिक डिवीजन हुआ, 20 से हुआ है। ये होमोलाइटिक नहीं है, हेट्रोलाइटिक है। हेट्रोलाइटिक का मतलब क्या, पूरा का पूरा इस पे चला गया। तो जब चार्ज डेवलप होता है तो हेट्रोलाइटिक डिवीजन में होता है, और फिर यदि फ्री रेडिकल आपको जनरेट होता है तो वो आपको होमोलाइटिक डिवीजन में होता है। इतना बात पहले दिमाग में रखेंगे, यहाँ नेम लिखते हैं और फिर इसका देखेंगे कि हाइपर कंजुगेशन कैसे होता है।
इथाइल फ्री रेडिकल, देखो ये लिखिए 1 2 3, ये प्रोपाइल फ्री रेडिकल, एलाइन फ्री रेडिकल, और ये है आपको फिनाइल फ्री रेडिकल। नेम लिख लिए। कंडीशन ये था, डबल बॉन्ड या आपको ट्रिपल बॉन्ड या फिर कैटायन और फ्री रेडिकल का जो एडजेसेंट होगा, तो इसका एडजेसेंट या अल्फा भी बोलते हैं हम लोग, तो इसका अल्फा ये है। अगर इसका अल्फा देखें तो ये है और ये आपको बीटा है। इस डबल बॉन्ड को, ये डबल बॉन्ड है, तो देखो ना यहाँ पे फ्री रेडिकल, इसका अल्फा ये है, तो क्या इसमें होगा? और यहाँ भी देखो ये है, इस कार्बन पे है, इसका अल्फा ये, इसका अल्फा ये है, जस्ट बगल वाले को अल्फा कहते हैं। तो हम लोगों का दो केस है, ये केस को देखिए, इस केस को देखिए, इस केस को देखिए, इसमें अल्फा है, हाइड्रोजन है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम है। इसमें प्रॉब्लम क्या, अल्फा तो है, हाइड्रोजन है, लेकिन ये डबल बॉन्ड सिंबल, जो पहले भी बता चुके आप। यहाँ देखिए है इस कार्बन पे फ्री रेडिकल, लेकिन ये भी वही है, यहाँ हाइड्रोजन है। और यहाँ भी देखोगे तो यहाँ भी क्या है, इस तरह से यहाँ भी आपको हाइड्रोजन है। तो ये हाइड्रोजन आपको इन्वॉल्व नहीं होगा, क्यों? तो अल्फा है, हाइड्रोजन भी है, क्यों? तो यहाँ पे डबल बॉन्ड है, जैसे इसमें। इस दोनों केस में नेम लिखेंगे, लेकिन हाइपर कंजुगेशन ऑपरेट नहीं होता है, तो इसको कट कर, और ये दोनों में आपको होगा। तो हम लोग को ऐसा कार्बन ढूंढना है, ऐसा कंपाउंड ढूंढना है, ऐसा स्पेसीज ढूंढना है जिसमें फ्री रेडिकल हो और अल्फा पे क्या हो, आपको हाइड्रोजन, मिनिमम 1 हाइड्रोजन। तो क्लियर हो गया, तो किस केस में फ्री रेडिकल में कैसे आपको ऑपरेट होगा हाइपर कंजुगेशन। तो चलिए इसे इरेज करते हैं। फर्स्ट केस आपको ऐसा था, लिखिए आपको क्या, CH3, और यहां देखो CH2 ऐसा लिखिए, इथाइल फ्री रेडिकल। इसका स्ट्रक्चर देखते हैं हम लोग, ये ऐसा बनाता है, C यहाँ पे हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है, एक सिंगल बॉन्ड है, यहाँ सिंगल बॉन्ड, यहाँ हम लोग लिखते हैं ऐसे CH2, यहाँ देखो इस तरह से। अब इसका रेजोनेंस देखिए कैसे होगा। तो हम लोग सब में इस तरह से करते हैं, ये देखो ऐसे शिफ्ट होता है, ये ऐसे शिफ्ट होता है, ये ऐसे शिफ्ट, एक ही में लिखे थे। इसके लिए फर्स्ट स्ट्रक्चर हम लोग यहाँ पे बना रहे हैं, तो बनता है क्या, C, यहाँ H, ऑड इलेक्ट्रॉन आएगा, ये जो शिफ्ट हुआ, तो शिफ्ट यहाँ करने का मीनिंग क्या, ऑड इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक आपको इस डायरेक्शन में भी शिफ्ट होता है, जो भी लिखा है आपको। कोई भी यहाँ जो देख रहे हैं ये सिग्मा, तो सिग्मा में 2 इलेक्ट्रॉन, ऑड इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, ऑड इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, एन इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, एन इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा। अगर आप पूरे को शिफ्ट करो तो नेगेटिव चार्ज आएगा, जो पहले हम लोग पढ़े, वो तो चार्ज के लिए हुआ। फिर रेडिकल में थोड़ा ध्यान रखना कैसे करें। तो देखो ना यहाँ पे फ्री रेडिकल, यहाँ भी क्या हुआ, फ्री रेडिकल, इस कार्बन पे फ्री रेडिकल, फिर एक सिंगल बॉन्ड है, और यहाँ क्या आया, CH2, और यहाँ देखो फ्री रेडिकल, ये हाइड्रोजन ऐसा है, ये हाइड्रोजन ऐसा है, तो ध्यान दीजिए। अब ये फ्री रेडिकल और ये फ्री रेडिकल दोनों मिलकर के यहाँ बॉन्ड बनाया, अब इसे इरेज करते और यहाँ पे बॉन्ड बनाया। पहले से ये था एक बॉन्ड बना, एक फ्री रेडिकल देखिए यहाँ पे क्या हुआ, तो लिबरेट हुआ। यहाँ अंडरस्टूड मैटर आपको खुद समझना पड़ेगा। देखिए अड इलेक्ट्रॉन, यहाँ जो अड इलेक्ट्रॉन आया, दोनों मिलकर के एक बॉन्ड बनाया, बन गया। अब फिर ये हाइड्रोजन हम लोग देख रहे हैं, यहाँ हाइड्रोजन लिबरेट हो गया, तो क्लियर हो गया फर्स्ट स्ट्रक्चर। दूसरा इसको देखेंगे, इसमें भी क्या होगा, ये आपको ऐसे शिफ्ट होगा, थोड़ा ध्यान से देखना। तो इसके लिए क्या बनेगा, C, यहाँ ये हाइड्रोजन रहेगा, और ये हाइड्रोजन फ्री रेडिकल, और यहाँ देखो H, फिर वही डबल बॉन्ड, और यहाँ क्या, CH2, देखो ऐसा। फिर इस थर्ड के लिए भी इसको ऐसे कर देते हैं, इसके लिए ये भी कैसा बनाएगा, तो C, यहाँ पे H, यहाँ भी H, और यहाँ क्या होगा, इस तरह से फ्री रेडिकल। फिर इसमें भी है 1, यहाँ देखो 1 2 और क्या 3,
इसी का रियल भी हम लोग बनाते थे। तो रियल कैसे बनता था, इस तरह से 3 लाइन। तो बनाएंगे कैसे, सी, ध्यान दीजिए यहाँ पे H, यहाँ भी H, और ये क्या है, इसमें चार्ज नहीं है, इसीलिए पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव नहीं आया। तो CH2 सर यहाँ, देख नहीं रहा है सर। चलो इसको इरेज करते हैं, इसके जस्ट यहाँ पे बनाते हैं। ऑलरेडी आप पहले भी बनाए हुए हैं तो उतना टेंशन नहीं है, इधर नहीं पता चल रहा है, चलिए ठीक है। इक्विवेलेंट करके फिर से लिख देते हैं, आप कॉपी में लिखेंगे इस तरह से 3 लाइन। दीपशिखा ज्वाइन करना चाह रहे। ज्वाइन नहीं हो पाएगी है। दीपशिखा को बोलो थोड़ा सा, जो वो पहले वाला लिंक से कनेक्ट कर रही है, इसलिए नहीं हो पा रहा है। सर उसका रियल स्ट्रक्चर कैसा होगा? हम कुछ आप बोल रहे थे सर रियल स्ट्रक्चर पूछ रहे थे सर। हाँ वही बना रहे हैं। जैसे ये देखो ना, कार्बन है, तो कार्बन के साथ ये हाइड्रोजन ऐसा है, तो बना रहे हैं ऐसा, ये रहेगा नहीं, ऐसा होगा। फिर यहाँ भी आपको ऐसा होगा, और यहाँ भी आपको ऐसा होगा। यहाँ पे आपको डबल बॉन्ड है देखो, तो सिंगल बॉन्ड होगा। फिर यहाँ CH2, और ये देखो इसमें कहीं पार्शियल नहीं होगा, इस तरह से होगा, इस तरह से होगा, इस तरह से होगा, इस तरह से। देखिए पार्शियल नहीं लिखे हैं, पार्शियल नहीं लिखे हैं। ये हो गया रेजोनेंस हाइब्रिड, और ये क्या रियल और करके हम लोग लिखते हैं, रियल स्ट्रक्चर। ये देखिए, और इसका दूसरा एक वर्ड और है, नो बॉन्ड रेजोनेंस। एक्चुअल में ये बॉन्ड जो देख रहे हैं, ये इसके द्वारा खींचा जा रहा अपनी तरफ, उस तरह से इसके टुवर्ड्स, इसमें फोर्स लगता है। अभी ऑर्बिटल स्ट्रक्चर देखेंगे तो इसीलिए एक वर्ड और लिखा जाता है। ये जो रियल स्ट्रक्चर है या रेजोनेंस हाइब्रिड, तो एक वर्ड और करके लिखा जाता है क्या, नो बॉन्ड, नो बॉन्ड रेजोनेंस। कभी कभी ये रहेगा वर्ड, तो नो बॉन्ड रेजोनेंस का मीनिंग ये हुआ, एक्चुअली ये बॉन्ड जो है पार्शियल बॉन्ड के द्वारा, देखो ना ऐसे रियल जो दिखा रहे, रियल में ये बॉन्ड नहीं है। जो यहाँ का सिग्मा इलेक्ट्रॉन था इस तरह से डिलोकलाइज हो रहा है, इस पोजीशन से ऐसा, इस पोजीशन से ऐसा। इसीलिए एक वर्ड और लिखा हुआ रहेगा, बुक वगैरह में आप देखोगे तो नो बॉन्ड रेजोनेंस। तो रियल हो गया जो हम लोग यहाँ पे दिखाने का कोशिश किए। हाँ बोलिए शुभम। सर ये सिर्फ फ्री रेडिकल्स के लिए या सबके लिए? सबके लिए ऐसा था, नो बॉन्ड रेजोनेंस। सब में यूज नहीं किए,
लेकिन यहाँ हाइब्रिड में आप लिखे थे, देखिए रियल स्ट्रक्चर में लिखे हैं, तो हाइब्रिड और रियल में लिखे हैं, तो उसमें भी हाइब्रिड और रियल स्ट्रक्चर बना था सब में, तो एक वर्ड उसके लिए यूज कर लिए, नो बॉन्ड रेजोनेंस, सबके लिए है। पार्शियल बॉन्ड जो ये देख रहे हैं, रियल में जो बॉन्ड अभी कैसे देखे आप, रियल में कैसा बॉन्ड रहता है, इस तरह से दिखाते हैं, इस तरह से दिखाते हैं, इस तरह से दिखाते हैं, तो वो तो क्या है, स्ट्रक्चर लिखना रहता है। जब उसे स्पेक्ट्रोमीटर में देखते हैं तो रियल में क्या है, ये कंपाउंड जो है इस तरह से दिखाई देता है, इसका सिग्मा के साथ ये जो रहता है फ्री रेडिकल अगर जनरेट होता है, ये सिग्मा के साथ इस तरह से पार्शियल बॉन्ड के द्वारा बॉन्डेड रहता है। ये आपको ऐसा जो फिक्स बॉन्ड दिखा रही थी इससे पहले, वैसा नहीं रहता है। दैट मीन्स ये अट्रैक्टिव फोर्स है, यहाँ से चलता है, यहाँ से चलता है, जैसा हाइब्रिड आप पहले समझे। इसलिए एक वर्ड और यूज रहता है, नो बॉन्ड रेजोनेंस, आप कंफ्यूज नहीं कर जाओगे, इसी का नाम है नो बॉन्ड रेजोनेंस। या पहले जो रियल स्ट्रक्चर दिखा है उसका नेम भी है नो बॉन्ड रेजोनेंस, यानी अल्कीन में भी, अल्काइन में भी, कार्बोकेटाइन में भी और फ्री रेडिकल में भी जो रियल स्ट्रक्चर दिखाए उसी का दूसरा वर्ड है नो बॉन्ड रेजोनेंस। तो क्लियर हो गया हम लोग का, ये थ्योरी क्लियर हो गया। इससे हम लोग को ये पता चला इन अबव डिस्कशन इट इज क्लियर दैट, ये क्लियर हो गया, हाइपर कंजुगेशन ऑपरेट्स इन केस ऑफ अल्कीन, अल्काइन और कार्बन, कार्बोकेटायन और क्या, कार्बन फ्री रेडिकल, ये चार केस में ऑपरेट्स होता है। उसको भी लिख देते हैं, थोड़ा इसका प्रॉब्लम देते हैं, तो चार इसका भी प्रॉब्लम देते हैं, ये हो जाएगा और फिर इसका एप्लीकेशन दिखाएंगे, प्रॉब्लम दिखाएंगे। आज ये कंप्लीट हो गया, क्लियर। तो प्रॉब्लम करेंगे, तो जो भी थोड़ा बहुत आपको रहेगा ये कंसेप्ट, ये मान लीजिए थोड़ा सा नहीं हुआ, वो नहीं हुआ या यहाँ समझ में नहीं आया, तो प्रॉब्लम करेंगे, कहाँ इसे अप्लाई करते हैं वो देखना ज्यादा जरूरी रहता है। तो प्रॉब्लम करोगे वो क्लियर हो जाए। तो चलिए हम लोग देखते हैं ये जो रियल स्ट्रक्चर और नो बॉन्ड रेजोनेंस लिखे हैं, इसके बाद आपको पहला इसका प्रॉब्लम करके यहीं लिखते हैं। फर्स्ट तो यही था CH3, यहाँ पे CH2 और ऐसा है हाइपर कंजुगेट H एटम कितना। दूसरा लिख रहे हैं CH3CH हाइपर कंजुगेट H एटम कितना। तीसरा लिख रहे हैं CH3CH2 फिर आपको CH2 इसमें कितना होगा। फिर नंबर 4 लिख रहे हैं इस तरह से CH3 ये बेंजीन रिंग है और यहाँ देखिए CH2 इस तरह से, इसमें कितना होगा। और एक साइक्लो का केस आपको देखते हैं, ऐसा है ये साइक्लो और यहाँ पे CH2 फ्री रेडिकल, तो बताइए कितना होगा। इसमें हाइपर कंजुगेट H एटम कितना होगा, इसमें कितना होगा, इसमें कितना होगा, इसमें कितना। बोलो, हाइपर कंजुगेट H एटम इक्वल टू कितना होगा इसमें, 3 सर। 3। इसमें कितना होगा, हाइपर कंजुगेट H एटम इक्वल टू 6 ये 6 होगा। इसमें बोलिए हाइपर Sir, कंजुगेट two. H एटम इक्वल टू ये आपको 2 होगा। और इसमें बोलिए 0 हाइपर Sir, कंजुगेट H एटम इक्वल टू क्या हो गया, ये 0। इसमें बोलो 1 सर। हाइपर कंजुगेट H एटम इक्वल टू 1। सर 2 तो क्लियर हो गया। 2 नहीं होगा, एक 2 था यहाँ पे, 2 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन यहाँ से हटा करके तभी तो ये CH2 जोड़े हो। अगर एक हाइड्रोजन रखोगे तो कितना बॉन्ड हो गया, 1 2 3 4 5, कार्बन का 5 बॉन्ड होता है, 2 होता है, यहाँ 2 हाइड्रोजन होगा, यहाँ 2 हाइड्रोजन, इसका अल्फा ये एक ही हाइड्रोजन है। हाइपर कंजुगेट H एटम कितना हो गया, 1। तो क्लियर हो गया। हम लोग कुछ इस तरह से जैसे प्रीवियस की, तो कोई भी आपको प्रॉब्लम इसमें आप डील कर सकते हैं। इसका भी स्टेबिलिटी देखेंगे, सेकेंडरी, टर्सरी, प्राइमरी, क्लियर। जो फ्री रेडिकल होता है तो किसका स्टेबिलिटी कितना होगा वो भी हम लोग देख लेते हैं। लिखते हैं स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल।
free radical species through hyperconjugation. Hyperconjugation. रेडिकल स्पेसीज का मतलब हुआ, जैसे मान लीजिए आप ऐसे लिखे CH3 और ये पॉजिटिव, फिर आप लिखे CH3 और CH2 पॉजिटिव। एक मिनट, फिर रेडिकल, फिर हम लोग लिखे CH3 और यहाँ C, यहाँ पे H CH3, इस तरह से ये 0 डिग्री है, ये 1 डिग्री है और ये 2 डिग्री है। यहाँ फिर रेडिकल, फिर हम लोग लिखे CH3, यहाँ पे C है, फिर यहाँ CH3 और यहाँ भी CH3 है और यहाँ फिर रेडिकल। अगर इसे 1 कर लें, इसे 2 कर लें, ये आपको 3rd है और ये आपको 4 है। स्टेबिलिटी ऑर्डर, स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा डिक्रीजिंग ऑर्डर में? सबसे ज्यादा हाइपर कंजुगेशन हम लोग देखेंगे, हाइपर कंजुगेशन के थ्रू देखना है। इसका देखिए 3 3 3, इसमें 9 होगा हाइपर कंजुगेशन, इसमें 3 3 6 होगा, इसमें 3 है तो 3 होगा और इसमें क्या होगा 0 होगा, इसमें होगा ही नहीं, तो ध्यान दो। तो निश्चित रूप से सबसे ज्यादा स्टेबल हो गया 4, उसके बाद क्या हो गया 3rd, उसके बाद 2nd और उसके बाद क्या 1। ऐसे हम लोग बोलते भी हैं जो थर्ड डिग्री ऑफ रेडिकल मोस्ट स्टेबल विथ रिस्पेक्ट टू सेकेंडरी प्राइमरी। इसी तरह से कार्बोकेटाइन का भी नेचर था। जनरली यदि नेचर का बात हम लोग करते हैं तो ये भी आपको क्या होता है, लेविस एसिड होता है, जैसे कार्बोकेटाइन होता था। याद करो कार्बोकेटाइन का भी नेचर क्या था, केटाइन था, ये लेविस एसिड होता था। ये भी नेचर, ज्यादातर नेचर मिलता है केटाइन से, लेकिन सिर्फ एक इसमें डिफरेंस क्या है, इसमें चार्ज नहीं है, ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, ये सारे इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, लेकिन वो तो चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, तो वहां तो डिफिशियंसी है। तो थोड़ा बस इतना ही डिफरेंस होता है। दैट मीन्स आप कह सकते हैं जो इसको अगर हम लोग देखें ऑड इलेक्ट्रॉन है, ये पैरामैग्नेटिक नेचर का होता है। ये जितना भी कंपाउंड देख रहे हैं सब पैरामैग्नेटिक नेचर का होता है। क्यों? इसमें ऑड इलेक्ट्रॉन होता है। ऑड इलेक्ट्रॉन का कंसेप्ट आप लोगों को है ही। तो निश्चित रूप से अगर आप 4 का बात करें तो 4 इसका जैसे कार्बोकेटाइन का होता था, कार्बोकेटाइन में 3 डिग्री आपको ज्यादा होता था, उसी तरह से देखो 4 नंबर में 3 डिग्री, ये 3 डिग्री फ्री रेडिकल है। अब यहाँ लिखने का जरूरत नहीं, ऑलरेडी आप लोगों को पता है। ये आपको 2 डिग्री फ्री रेडिकल है, ये 1 डिग्री फ्री रेडिकल है, तो क्लियर हो गया। ये 0 डिग्री है जैसे कार्बोकेटाइन में होता। तो हम लोग कोई भी कंपाउंड जो आपको रेडिकल हो, कार्बोकेटाइन हो, अल्कीन हो, अल्काइन हो, उसका हाइपर कंजुगेशन देख सकते। अगर ये सब थ्योरी हम लोग को कंसेप्ट आ गया, समझ में आ गया, तो अप्लाई करने का समय आ गया है। कहाँ है हम लोग इसे अप्लाई करें, इसका एप्लीकेशन क्या होगा। इतना लिखने के बाद नीचे लिखते हैं, उसको भी लिखिए। ये थ्योरी कंप्लीट हुआ, यहाँ लिखेंगे in above discussion it is clear that hyperconjugation operates in case of alkene, alkyne, carbocation and carbon फ्री रेडिकल। ये देखो कार्बन फ्री रेडिकल, इस केस में आपको ये 4 केस में ऑपरेट होता है। इन अबाउट डिस्कशन इट इज क्लियर दैट हाइपरकंजुगेशन ऑपरेट्स इन केस ऑफ अल्कीन, अल्काइन, कार्बोकेटाइन एंड कार्बन फ्री रेडिकल।
नोट करके यहाँ नीचे में लिखेंगे, नोट करके नीचे में लिखिएगा हाइपर कंजुगेशन डज नॉट ऑपरेट in case of कार्बोएनायन। ध्यान देना, कार्बोएनायन का मीनिंग क्या होता है? जैसे CH3 माइनस हो, ठीक है, जैसे हम लोग लिखे यहाँ पे CH3 या CH2 माइनस, ये कार्बोएनायन हुआ, मिथाइल कार्बोएनायन, इथाइल कार्बो, ये सारे केस में जहां एनायन होगा ये ऑपरेट नहीं हुआ। एक शानदार क्वेश्चन होता है, हाइपर कंजुगेशन डज नॉट ऑपरेट इन केस ऑफ कार्बोएनायन। कार्बोकेटायन में, फिर रेडिकल में, अल्कीन व अल्काइन में ऑपरेट होता है। यही थ्योरी है, इसको कंप्लीट कर देंगे। क्लियर? अब आइए सब प्रॉब्लम देखते हैं, आज उसको भी कंप्लीट कर देना है। तो प्रॉब्लम क्या होगा? प्रॉब्लम ये होगा, हम लोग देखेंगे क्या बॉन्ड लेंथ पे इसका क्या इन्फ्लुएंस होता है, और नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेट एटम हम लोग कैसे फाइंड करते हैं। दूसरा हो गया नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे फाइंड करते हैं, और स्टेबिलिटी देखते हैं अल्कीन का, अल्कीन कैसे स्टेबलाइज होता है। तो कार्बोकेटायन और ये फ्री रेडिकल का तो दिखाए ही अभी, प्रॉब्लम इसको प्रॉब्लम में नहीं करना है। तो चलिए एक डबल नोटेशन दीजिए और लिखिएगा एप्लीकेशन ऑफ हाइपर कंजुगेशन। application of a hyper conjugation। पहला प्रॉब्लम से ही करते हैं, फर्स्ट नंबर का इस तरह से कीजिएगा। जैसे यहाँ पे लिखे आपको CH3, यहाँ पे CH है, डबल बॉन्ड CH2, दूसरा इस तरह से लिखें, यहाँ CH3 CH डबल बॉन्ड CH, यहाँ देखो CH3। नंबर थर्ड ऐसा लिखें CH3, यहाँ पे C, यहाँ भी CH3 डबल बॉन्ड C, यहाँ भी CH3 और यहाँ भी CH3। नंबर फोर ऐसा लिखें CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 और CH3। स्टेबिलिटी ऑर्डर, स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ अल्कीन। डिक्रीजिंग ऑर्डर में बोलिए कोई क्या होगा? अब प्रॉब्लम बनना चाहिए आप लोगों से। सर सबसे पहले 3, फिर 2, फिर 4 और फिर 1 सर अंतिम में। और कोई बोलिए। डिक्रीजिंग ऑर्डर बना सर, डिक्रीजिंग ऑर्डर बना और लास्ट में होगा। और देखो CH3 CH डबल बॉन्ड CH, फिर सिंगल बॉन्ड CH2 CH, ये अल्कीन दिया गया, इसका स्टेबिलिटी थ्रू हाइपर कंजुगेशन देखो। कुछ नहीं करना था, क्या करना ये देखो, यहाँ देखना है जो ये CH3 जो है, तो आपको याद करो जस्ट इसका अल्फा ये था, इस दोनों का अल्फा ये है, इसका अल्फा ये है, इस दोनों का देखो अल्फा ये है, ये भी अल्फा है, ये भी अल्फा, इसके बगल वाले को अल्फा कर, ये दोनों तो डबल बॉन्ड से इन्वॉल्व है, ये अल्फा, यहाँ भी ये अल्फा। हाइपर कंजुगेट H एटम कितना होगा? हाइपर कंजुगेट H एटम इक्वल टू इसका हो गया 5 नहीं हुआ 3 हुआ, इधर तो है ही नहीं 3। यहाँ देखो इसका क्या हुआ, हाइपर कंजुगेट H एटम इक्वल टू इसका देखते हैं तो 6 हो गया। इसका कितना होगा? हाइपर कंजुगेट H एटम इक्वल टू, यहाँ देखो कितना हुआ 12 हो गया। अब फिर यहाँ पे यदि इसमें हम लोग देखेंगे
तो 3 हुआ। इस दोनों के बगल में देखो ये है, ये हाइपर कंजुगेट H एटम इक्वल टू कितना हो गया 5। तो क्लियर है, इसमें सबसे ज्यादा इसमें है थर्ड नंबर में। थर्ड वाला को स्टेबिलिटी किसका होगा? थर्ड का सबसे ज्यादा होगा। फिर उसके बाद आपको 6 है, सेकेंड का है, और फिर उसके बाद क्या हो गया 5 है, 4 का सबसे मिनिमम आप लोग बता रहे थे, और ये फर्स्ट। तो बहुत ही आसान है, कोई भी आपको अल्कीन है उसका हाइपर कंजुगेट H एटम देख लीजिएगा, क्लियर, और उसका स्टेबिलिटी हम लोग बता सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये। सेकेंड क्वेश्चन, टू नंबर का क्वेश्चन देखो। इसमें ऐसा दिया हुआ है, लिखा हुआ है CH3 पॉजिटिव, नंबर 2 है CH3, यहाँ पे C पॉजिटिव, फिर ये CH3 और यहाँ CH3। नंबर थर्ड देखिए CH3, C, यहाँ H है, यहाँ भी आपको CH3 और ये पॉजिटिव। नंबर 4 है CH3 लिखा गया है, C यहाँ पे पॉजिटिव, और यहाँ आपको इस तरह से एक फिनाइल जोड़ा गया है। तो ऐसा है, और यहाँ भी एक फिनाइल है। स्टेबिलिटी बोलिए, पहले स्टेबिलिटी हो गया, सेकेंड स्टेबिलिटी हो गया। सर पहला सेकंड सेकेंड फोर्थ सेकेंड, उसके बाद थर्ड सर। अब प्रॉब्लम आपको ये हो रहा है, ये ज्यादा होगा, ये ज्यादा होगा, ये ज्यादा होगा, थर्ड सर। थर्ड ज्यादा है। फोर्थ थर्ड बोलिए, थर्ड सर। थर्ड फोर्थ और 1। चलिए आपको पहले तो ये क्लियर कर देते हैं। ये जो कार्बोकेटाइन है, तो यहाँ जो हम लोग स्टेबिलिटी देखते हैं, ये जो स्टेबिलिटी देख रहे हैं तो 3 है इसका, लेकिन ये जो होता है इसके जस्ट बाद जो अगर फिनाइल यहाँ पे हम लोग जोड़ देते हैं 3 डिग्री फिनाइल, इसका सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी हो जाता है। क्यों? तो यहाँ रेजोनेंस होता है। ये जो देख रहे हो यहाँ पे डबल बॉन्ड है, और ये छोड़ करके देखो डबल बॉन्ड है, ये छोड़ के डबल, ये दिमाग नहीं लगा, यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा, नेगेटिव पॉजिटिव यहाँ डबल बॉन्ड करेगा, ये भी ऐसा ही करता है। तो यहाँ पे आपका सोचना सही था, लेकिन एक टर्म को और थोड़ा सोचते, क्या एक टर्म और सोचते, यहाँ पे जानबूझ करके दिए, आप क्या ये सोच पा रहे हैं? ये सोचते हाइपर कंजुगेशन तो इसमें है नहीं, इसमें है नहीं, और यहाँ क्या है आपको 3 है, तो निश्चित रूप से ये टर्सरी है, तो टर्सरी का 9 होता है, इसका हाइपर कंजुगेशन कितना हुआ? 9 हुआ। इसका कितना है? 0 है, ठीक है। इसका हाइपर कंजुगेशन देखिए आपको 6 है, और इसका हाइपर कंजुगेशन आपको क्या है? 3 है। तो हाइपर कंजुगेशन 3 होने के बावजूद इसका स्टेबिलिटी आपको इससे सबसे ज्यादा इसके बाद ये और इसके बाद ये होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? तो 2 यहाँ पे जैसे ही हम लोग जोड़ दिए, तो आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये 2 फिनाइल जोड़ने से इसका स्टेबिलिटी बहुत ही ज्यादा है, क्योंकि ये जो आप देख रहे हैं रेजोनेंस के द्वारा यहाँ का जो पाई है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देगा और ये स्टेबल हो जाए। इसीलिए इस क्वेश्चन में आपको सबसे ज्यादा स्टेबल ये है, हाइपर कंजुगेशन कम होने के बावजूद भी इसका स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा हो जाता है। तो थोड़ा इस बात को याद रखना पड़ेगा। अगर एक और यहाँ पे रख दिया जाए फिनाइल ग्रुप, तो इसका स्टेबिलिटी तो और सबसे ज्यादा हो जाए। जैसा ऐसा कर ही दे। नंबर 5 है, नंबर 4 है, नंबर 5 जानबूझ करके लिखे, ये तो आपको आता ही है, ये तो प्रीवियस 2 क्लास 3 क्लास पहले से ही लिख रहे, उसमें तो प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर ये रख दें इसी तरह से, फिर ये फिनाइल डाल दें, तो देखो ना ऐसा, तो हाइपर कंजुगेशन मानते हैं, हाइपर कंजुगेशन इसमें 0 है, लेकिन एक फेनोमेना यहाँ पे ऑपरेट हो रहा है। जब आप मेसोमेरिक पढ़ोगे तो वहां पे ये प्रॉब्लम आएगा, लेकिन अभी हम जानबूझ करके इसीलिए लिखे ये कार्बोकेटायन है, इसका स्टडी यहीं पे किया जाए, और फिर वहां पे आएगा आपको मेसोमेरिक इफेक्ट, वहां भी आपको बताएंगे। एक्चुअली इसका जो डबल बॉन्ड है, ये इलेक्ट्रॉन देकर के इसको क्या करता है, ये पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ पे डबल बॉन्ड रेजोनेंस होना शुरू हो जाता है, इसमें भी रेजोनेंस होना शुरू हो जाता है, रेजोनेंस होना शुरू हो जाता है। तो अगर इसका देखेंगे आप,
तो यहाँ पे अगर इसका नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पूछा जाए तो इस फिनाइल का बताए थे, फिनाइल का 3 होता है, तो 3 3 3 9 हुआ, और एक यहाँ पे कंजुगेशन है 10 इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो जाता है। तो 10 जिसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर रहेगा उसका स्टेबिलिटी सिर्फ हाइपर कंजुगेशन से थोड़ी डिफाइन होगा। तो दोनों एक स्पेसिफिक है, ये काफी आईटी में पूछता रहता है, हमेशा नीट में भी पूछते रहता है, तो थोड़ा इस बात पे ध्यान रखेंगे। जहां ये फिनाइल देखें तो हाइपर कंजुगेशन मानते हैं, हाइपर कंजुगेशन सोचना आपका गलत नहीं है, वो सही है, लेकिन यहाँ पे फिनाइल आने के कारण ये डायरेक्टली लिंक है। हाइपर कंजुगेशन जीरो होने के बावजूद भी यहाँ मेजोमेरिक इफेक्ट काम करता है, रेजोनेंस काम करता है, काफी ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाता है। इसीलिए सबसे ज्यादा अगर स्टेबिलिटी का बात करेंगे तो नंबर 5 होता है, उसके बाद आपको 4 होगा, फिर जो उधर ऑर्डर था उसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। तो एक इस प्रॉब्लम पे थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, बार बार अगर आप रिवीजन करते हैं तो आपको दिक्कत नहीं। क्लियर? जब मेजोमेरिक होगा तो वहां फिर इसको फोकस किया जाएगा, अभी उतना बोलने से भी पता नहीं चलेगा। ऐसा इसलिए कि मेजोमेरिक पढ़ाई नहीं है, लेकिन एक प्रॉब्लम रहता है, यहाँ पे कार्बोकेटाइन का लिखा जा रहा है तो उसी को सबको लिख, इसीलिए यहाँ पे इस प्रॉब्लम को की। यहाँ पे 5 हो गया इसका सबसे ज्यादा, और उसके बाद नंबर क्या हो गया आपको 4 हो, 5 4, इसके बाद तो आपको पता ही है 2 नंबर हो गया, उसके बाद 3rd है क्या, और उसके बाद 1 है। थोड़ा इस बात को ध्यान रखेंगे हम लोग। क्लियर? दूसरा क्वेश्चन हो गया। देखिए तो आया समझ में क्या? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। अगर अभी नहीं भी समझ में आया ना तो थोड़ा ऐसा कर सकते हो, इसे याद रख सकते हो। ये फिनाइल ये जीरो सिर्फ एक आपको ऐसा नहीं है ना जो हाइपर कंजुगेशन ही सब जगह ऑपरेट होगा, तो हाइपर कंजुगेशन ऑपरेट तो हो ही रहा है, इसका 3 है, लेकिन जीरो होने के कारण यहाँ दो फिनाइल ग्रुप है और जस्ट यहाँ पे लिंक है, तो यहाँ पे रेजोनेंस ये स्टार्ट कर देता है, इसीलिए थोड़ा प्रॉब्लम है। रेजोनेंस जब स्टार्ट करता है, हाँ बोलिए। जहाँ फिनाइल ग्रुप रहेगा तो सबसे बड़ा हो जाएगा। हाँ सबसे ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि रेजोनेंस वहां होना शुरू हो जाता है। आप देखो ना थोड़ा सा, यहाँ पे डबल बॉन्ड है ना, यस और नो में बोलो, ये कैसा है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ये छोड़ करके यहाँ है, ये छोड़ करके यहाँ, ऐसा है ना, और यहाँ तुम्हारा पॉजिटिव है, इस बॉन्ड को शिफ्ट करोगे तो इस पे क्या आएगा, नेगेटिव, इस कार्बन पे तो नेगेटिव है, ये देखो तो ये पॉजिटिव, दोनों मिलकर के बॉन्ड बनाएगा, फिर यहाँ क्या आ जाएगा पॉजिटिव, फिर ये रेजोनेंस का रिवीजन किए थे कि नहीं, फिर इधर आ जाएगा, फिर ये करोगे तो इधर आ जाएगा, तो इसके देखो तो इसके बीच रेजोनेंस स्टार्ट हो गया कि नहीं हो। तो रेजोनेंस जहां भी होता है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। अब आप बोलेंगे जो मेजोमेरिक तो हमने पढ़ा नहीं, आप प्रॉब्लम क्यों दे दिया। मैं बार बार कहता हूँ केमिस्ट्री में इस तरह से करना रहता है, प्रॉब्लम भी इस तरह, ये छोड़ देंगे ना तो फिर वहां पे आपको प्रॉब्लम जो है, जब तीनों प्रॉब्लम करने लगे तो कार्बोकेटाइन में जहां है तो वहां हमारा रिवीजन हो गया, आप पढ़े कभी उसे पलट करके देखे तो इस तरह का प्रॉब्लम था, फिर मेजोमेरिक पलटे तो हो गया आपको। इसलिए थोड़ा सा इस बात पे ध्यान रखेंगे, जो मेजोमेरिक इफेक्ट होने के कारण ऐसा होता है, हाइपर कंजुगेशन के थ्रू ही नहीं कोई सबसे ज्यादा स्टेबल। क्या लिखे हैं हेडिंग देखिए, क्या लिखे, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन थ्रू हाइपर कंजुगेशन। मतलब इसका मीनिंग ये हुआ कि कोई केटायन सिर्फ हाइपर कंजुगेशन से ही आपको स्टेबिलिटी गेन नहीं कर सकता है, और भी फैक्टर हो सकता है। वो फैक्टर क्या है, इंडक्टिव इफेक्ट है, मेजोमेरिक इफेक्ट है, जो इसके बाद वाला पॉइंट है, तो वहां स्पेशल करके लिखे हैं थ्रू क्या, हाइपर कंजुगेशन। तो हाइपर कंजुगेशन के थ्रू देख लेते हैं एक बार, और जब तीनों पढ़ लेंगे तो तीनों वहां पे ऑपरेट करेंगे। क्लियर? इसीलिए उस प्रॉब्लम को इसमें ऐड नहीं करते हैं जो आपको दूसरे इफेक्ट के कारण भी आपको स्टेबल होता है, लेकिन एक ये प्रॉब्लम बराबर इसी के साथ रहता है, इसीलिए तीनों के साथ जो कार्बोकेटाइन होगा वो बाद में होगा। इंडक्टिव, मेजोमेरिक, हाइपर कंजुगेशन, तीनों को एक साथ कंबाइंड करके देखो, वो इस तरह का प्रॉब्लम नहीं कार्बोकेटाइन। इसलिए थोड़ा समझने का कोशिश कीजिए, यहाँ पे रख दिए जो याद रहेगा, बाद में कभी रिवीजन करेंगे तो तुरंत आपके दिमाग में ये सबसे ज्यादा होता है। क्लियर? कारण क्या है, मेजोमेरिक इफेक्ट। एनीवे, नंबर 3rd, यहाँ 3rd नंबर में देखो इस तरह का है, CH3, यहाँ पे लिखे CH3, यहाँ लिखे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, फिर यहाँ लिखे CH3, फिर यहाँ C,
फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे CH और यहाँ CH। पूछा जा रहा है क्या, बॉन्ड लेंथ ऑर्डर। अब ये बॉन्ड लेंथ क्या है, नंबर 3 प्रॉब्लम में। आप थोड़ा ध्यान दो। जैसे देखो ये कार्बन है, ये कार्बन है, इसे कार्बन नंबर 1 एटम और इसे 2 कर लेते हैं। इसे ये जो डबल बॉन्ड बना है इसे भी 1 कर लेते हैं, इसे 2 कर लेते हैं। प्रॉब्लम ऐसे लिखा हुआ रहेगा, ये भी आपका 1 है, ये भी आपका 2 है। क्वेश्चन ये पूछा जाता है जिस दोनों के बीच, इस कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड लेंथ क्या होगा, ये बॉन्ड लेंथ क्या होगा, ये बॉन्ड लेंथ क्या होगा, ये बॉन्ड लेंथ क्या होगा। डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग ऑर्डर में ऑप्शन में रहेगा, आपको बताना है। तो सब में हम लोग डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं, तो इसमें भी आपको बताना है। तो बॉन्ड लेंथ ऑर्डर यहां लिखते हैं, बॉन्ड लेंथ ऑर्डर। अब ये बॉन्ड लेंथ ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ कैसे आपको हाइपर कंजुगेशन से उसका क्या इफेक्ट होगा। यहाँ हाइपर कंजुगेशन 3 और 3, इसमें हाइपर कंजुगेशन कंजुगेट H एटम इक्वल टू 6 है। इसमें बात करते हैं तो हाइपर कंजुगेट H एटम इक्वल टू 3 है, और इसमें हाइपर कंजुगेट H एटम इक्वल टू क्या है, 0 है, इसमें है ही नहीं। तो हाइपर कंजुगेशन इस केस में ऑपरेट हो रहा है, इस केस में ऑपरेट हो रहा है, जहां भी होगा। एक और प्रॉब्लम देंगे, ये अगर समझ जाओगे तो दूसरा एक प्रॉब्लम और देंगे, स्टैंडर्ड का प्रॉब्लम IIT का पूछा हुआ है, तो देखते हैं बनता है कि नहीं बनता है। तो ये CH3 SCH डबल बॉन्ड CH2 है, और यहाँ भी आपको इस दोनों केस में हाइपर कंजुगेशन है, इस केस में है ही नहीं। यहाँ कहीं देखो तो सिंगल बॉन्ड है, ये तो अल्केन है। तो अल्केन के बारे में बताए थे, जहां भी सिंगल बॉन्ड होगा, याद करो, तो जहां भी सिंगल बॉन्ड होता है तो इसका 1.54 एंगस्ट्रॉम होता है इसका बॉन्ड लेंथ, और डबल बॉन्ड यदि होगा तो 1.34 एंगस्ट्रॉम होगा। केमिकल बॉन्डिंग में सब पढ़ा लिए थे। और यदि आपको टर्सरी ऐसे ट्रिपल बॉन्ड होगा तो हम लोग इसमें लिखे थे 1.20 एंगस्ट्रॉम होता है। तो ये तो प्योर सिंगल बॉन्ड है, यहां ध्यान देना। तो इसका तो 1.54 इसका लिखिएगा तो 1.54 एंगस्ट्रॉम, क्लियर। 1.54 एंगस्ट्रॉम, ये तो इस दोनों से बड़ा होगा ही। और यहाँ इसका इफेक्ट है हाइपर का, यहाँ भी हाइपर का इफेक्ट है, उससे इस डबल बॉन्ड का करेक्टर, उसका बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा कि घटेगा, ये बात सोचना है। ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, ये क्या करेगा। तो जब भी हाइपर का इफेक्ट होगा तो इसी दोनों पे होगा, इस पे होगा ही नहीं। तो पहले तो 1.54 यहाँ पे लिख लिए। अगर ये दोनों का इफेक्ट हम लोग को पता चल जाए हाइपर कंजुगेशन से, तो हम लोग इसे भी कोरिलेट कर लेंगे, ऑर्डर हम लोग को पता चल जाएगा। तो आपको ये समझना है, आपको ये बताना है, एक CH3 हाइपर कंजुगेशन वहां पे 3 है, हाइपर कंजुगेट H एटम 3 है, और यहाँ पे कितना है, 6 है। तो बॉन्ड लेंथ पे उसका क्या इफेक्ट होगा, बॉन्ड लेंथ के साथ उसका क्या रिलेशन होगा। तो अगर दिमाग लगा सकते हैं तो बोलिए, 1 मिनट के लिए समय देते हैं। हाइपर कंजुगेशन बढ़ने से बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा या घटेगा? घटेगा सर। घटेगा। और कोई? चलो ठीक है, बॉन्ड लेंथ आपको बढ़ जाएगा। तो देखिए क्यों बढ़ गया। जनरली स्टूडेंट यही सोचता है, हम लोग भी पढ़ाई कर रहे थे, ये सोचा अच्छा हाइपर कंजुगेशन दोनों तरफ से है तो बॉन्ड लेंथ को घटा देगा। बॉन्ड लेंथ घटाएगा क्यों? यहाँ देखो तो ये जो आप H लिखे हो, ये जो H है कार्बन पे, तो हाइड्रोजन ऐसा है, यहाँ पे H, इसी को लिबरेट किए ना। यहाँ H है, इसको आप इस तरह से लिबरेट किए ना, ध्यान दो। और इसको कैसे लिखे, यहाँ से हटा दिए, इस पे पॉजिटिव चार्ज लाए, और इसको देखो ऐसे करके, यहाँ भी हटा दिए, इस पे पॉजिटिव चार्ज लाए, ऐसे लिखे, रियल जो स्ट्रक्चर है। तो नो बॉन्ड रेजोनेंस है, दैट मीन्स ये जो हाइड्रोजन है इस जो कार्बन के साथ जो अटैच रहता है, ये तो पार्शियल बॉन्ड के द्वारा बॉन्डेड रहता है, और ये जो देख रहे हैं डबल बॉन्ड यहाँ पे नहीं रहता है, वो यहाँ सिलेक्शन चलता है, यहाँ रियल स्ट्रक्चर में दिखा है। तो मीनिंग ये हुआ जो डबल बॉन्ड है वो अपने पोजीशन से थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। क्यों? तो डबल बॉन्ड के कारण इसका बॉन्ड लेंथ देखो 1 पॉइंट कितना था, 34 एंगस्ट्रॉम, अगर प्योर डबल बॉन्ड है तो। लेकिन ये तो रियल में ऐसा है ही नहीं, क्योंकि हाइपर कंजुगेशन इसमें है। तो हाइपर कंजुगेशन इधर भी है, इधर भी होने के कारण जो हाइड्रोजन है इसका जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन यहाँ से चलता है, यहाँ तक पहुंचता, फिर यहाँ से चलता है यहाँ, ये बीच में फिक्स है ही नहीं। और फिक्स नहीं होने के कारण क्या होता, बॉन्ड लेंथ थोड़ा सा बढ़ जाता। इसका मीनिंग ये हो गया, जो हम लोग ये कह सकते हैं
जो बॉन्ड लेंथ आपको क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेट H एटम। तो लिखा जाता है क्या, नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेट H एटम। वो कंसेप्ट हुआ, वो अगर याद नहीं रहता है, वो समझ में नहीं आया, अपना ये याद रखोगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जितना ज्यादा हाइपर कंजुगेशन होगा बॉन्ड लेंथ उतना ही ज्यादा। नहीं तो समझना कोई बड़ा बात थोड़ी है, डबल बॉन्ड फिक्स है। अगर तुम ऐसे लिखते CH2 और यहाँ पे डबल बॉन्ड CH2, ये तो फिक्स हो गया, इसमें हाइपर है ही नहीं, तो निश्चित रूप से इसका क्या होता, 1.34 एंगस्ट्रॉम होता। लेकिन यदि आप यहाँ पे CH3 जोड़ दिए हो तो इसका रिलेशन इसके साथ होगा, ये पाई का रिलेशन इस सिग्मा के साथ होगा, और पाई का रिलेशन यदि सिग्मा के साथ हुआ तो सिग्मा क्या होगा, देखो ऐसा होता है, एक हाइड्रोजन यहाँ है, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ है, तो यही हाइड्रोजन यहाँ से हटता है। इसका देखो रियल में क्या बताया ऐसे, तो जब ये रियल यहाँ पे नहीं रहा, किसी पार्टिकुलर टाइम में यहाँ पे आया, अब फिर इधर चला गया, फिर इधर चला गया, तो क्या बॉन्ड लेंथ नहीं बढ़ गया, तो बॉन्ड लेंथ थोड़ा सा क्या होगा, इससे बढ़ जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे इतना से थोड़ा सा बढ़ जाएगा, ज्यादा है, यहाँ एक ही है, यहाँ 3 ही हाइपर कंजुगेशन है, तो इसके रिस्पेक्ट में यहाँ का जो देख रहे हो बॉन्ड लेंथ थोड़ा सा छोटा होगा, ये थोड़ा बड़ा होगा, उसके बाद ये होगा, ये तो प्योर है, इसका तो इससे कंपेरिजन ही नहीं है, तो ये सबसे ज्यादा होगा। तो क्लियर हो गया।